हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल IIT जाम नेट एस्पायरेंट्स। सो फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके साथ जीओसी। ओके, सो जीओसी में हमने पढ़ा था रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस। ये तीनों भी हमने बहुत ही अच्छे तरह से पिछले लेक्चर में देख लिए हैं और इनके बेस कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी होने के बाद ये पूरा जो रेजोनेंस मतलब एक जो पार्ट है जीओसी का, मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर साल किसी भी एग्ज़ाम में एक तो क्वेश्चन इसका हर बार आता ही है। सो आपने बहुत ही अच्छी तरह से अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से अंडरस्टूड हुए होंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी और ये होने के बाद हम रेजोनेंस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपको अगर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन और टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे रेजोनेंस को समझ लीजिए। और वो होने के बाद आप कौन सा भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपको 101% वो क्वेश्चन आ ही जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के साथ। चलते हैं हम हमारी रेजोनेंस एनर्जी के पास। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। पहले रेजोनेंस एनर्जी, ओके, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। अगेन मैं पढ़ के दिखाती हूँ। द एनर्जी डिफरेंस मतलब एनर्जी में का जो डिफरेंस है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनमें का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये बेंजीन है। ओके, सो इसका जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस पे चार्ज आ जाएगा। देन ये जो है इसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इनमें जो कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस देखेंगे उन्हें हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। इस फॉर्मूले से हम रेजोनेंस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है फॉर्मूला वो है रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ द रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी आपको एटम में रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू दी होगी तो आप इसमें वो रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये ठीक है बेंजीन और उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसकी जो एनर्जी दी है वो -999 किलो कैलोरी में दी है और एनर्जी इसकी जो दी है वो माइनस हाइब्रिड की दी है -1035 किलो कैलोरी। तो हम रेजोनेंस एनर्जी देखेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। सो अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट आउट करेंगे। ओके, रखते हैं और उसके बाद आंसर आता है प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, देन प्लस क्या आता है हमारा 36 किलो कैलोरी। ओके, आपको पता चल गया कि किसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी। हम रेजोनेंस एनर्जी को आखिर कैसे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ रिंग। ओके, अगर नंबर ऑफ रिंग मोर हुई देन वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी तो आप हर स्ट्रक्चर की जो क्या रेजोनेंस एनर्जी को हम ऐसे याद तो नहीं ना रख सकते बाबा, हर एक ये स्ट्रक्चर की ये होगी, इस स्ट्रक्चर की ये होगी। सो हमें ये जो फैक्टर्स है उन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। देन हम क्या करेंगे, अपनी रेजोनेंस एनर्जी की जो कंपैरिजन है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। फर्स्ट फैक्टर हमें देखना है नंबर ऑफ रिंग, सेकेंड फैक्टर हमें देखा है नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग। बेंजेनॉइड रिंग मतलब
ऐसे जो कंट्रीब्यूशन में नहीं, वो जो है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का ही फॉर्म होता है, जैसे कि इसे हम कहेंगे बेंजेनॉइड रिंग। ओके, मतलब जो है क्या, आगे मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगी। थर्ड फैक्टर हमें देखना है रेजोनेंस, क्या उसमें रेजोनेंस हो रहा है, देन उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी हाई हो जाएगी। और फोर्थ फैक्टर हमें देखना है एरोमेटिसिटी, क्या उसमें एरोमेटिसिटी है, देन उसकी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाएगी। सो ये 4 फैक्टर हमें याद में रखने हैं और रेजोनेंस एनर्जी की कंपैरिजन अच्छी तरह से करके हमें रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ये फर्स्ट है, पहला फैक्टर क्या देखना है हमें, नंबर ऑफ रिंग। इसमें 1 रिंग है, इसमें 2 रिंग है, इसमें 3 रिंग है और इसमें भी 3 रिंग है। तो ये दोनों का तो हम कर लेंगे, इन दोनों में क्या करें बाबा, हम देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, यहाँ तो 2 रिंग एरोमेटिक हैं, यहाँ पे तो 2 रिंग एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक नहीं है। देन फोर्थ में हम देखेंगे, ओ बाबा ये एरोमेटिक है, ओके 1, ये भी एरोमेटिक है 2, और ये क्या देख रहे हैं हम, ये भी एरोमेटिक है। मतलब यहाँ 3 रिंग क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं होगा तो इस पर भी हम जीओसी में आगे पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तब तक मैं एरोमेटिसिटी के बारे में ये बताऊंगी कि हकेल रूल जो फॉलो करे उसे हम कहेंगे एरोमेटिसिटी। मतलब 4n+2 का जो रूल वो हो गई, फॉलो करेगी, वो एरोमेटिक हो जाएगा। और जिसमें sp3 कार्बन आ जाएगा वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा और अपनी प्लेनरिटी लूज कर देगा। इसलिए हकेल रूल फॉलो करने के लिए वो sp2 और sp होना चाहिए, मतलब प्लेनर होना चाहिए, और हकेल रूल को उसने फॉलो करना चाहिए, दैन वो रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। और एंटी एरोमेटिक के लिए वो 4n = पाई इलेक्ट्रॉन, ये रूल उसने फॉलो करना चाहिए। ये हम देखेंगे एरोमेटिसिटी के लेक्चर में, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें रेजोनेंस के बाद मेसोमेरिक देखना है, दैन हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, दैन इंडक्टिव देखना है, एरोमेटिसिटी देखना है, बाद में एरोमेटिसिटी, और बाद में हमें एसिड बेस कैरेक्टर देखना है। बहुत कुछ पढ़ने का अभी बाकी है, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब मेरा एवरी लेक्चर जब यूट्यूब पर आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि चलो अभी रेजोनेंस का लेक्चर आ गया है, इंडक्टिव का लेक्चर आ गया है, चलो हम करते हैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो आगे जो लेक्चर है बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम रूबरू होंगे। ओके, सो इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि रेजोनेंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन तो आए हुए भी हैं, वो मैंने अभी देखा नहीं कि किस में से आए हुए थे, लेकिन वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, सो हम इसमें कैसे करेंगे अभी स्टेबिलिटी चेक। नंबर ऑफ रिंग देखा हमने पहले, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें क्या है, इसे हम कहेंगे बेंजेनॉइड रिंग। आपको समझ में आ गया बेंजेनॉइड रिंग का कॉन्सेप्ट। दैन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा सबसे ज़्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी, दैन थर्ड की हो जाएगी, दैन सेकंड की हो जाएगी, और दैन हमारी फर्स्ट की हो जाएंगी। ओके, सॉरी यहाँ पे 42 था, मैंने गलती से 92 कर दिया, तो इसकी ज़्यादा हो गई ना। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है रेजोनेंस एनर्जी की, ये नहीं दी होगी तब भी हम रेजोनेंस एनर्जी को स्टेबिलिटी और उसकी कंपैरिजन अच्छी तरह से चेकआउट कर पाएंगे। हमें बस ये 4 ध्यान में रखना है कि कौन सा फैक्टर पहले लगाना है। सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रिंग देखेंगे, फिर नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग देखेंगे, फिर रेजोनेंस देखेंगे, फिर एरोमेटिसिटी देखेंगे। इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, इसमें पहले तो ये 2 रिंग है तो यही पहले आ जाएगी, बाद में हमारा एरोमेटिसिटी आ जाएगी। आपको कैसे कंपैरिजन करनी है ये पता चल गया अच्छे से। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजोनेंस एनर्जी पर। ठीक है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से। कंपाउंड और आयन हैविंग इक्विवेलेंट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव अ रिलेटिवली हाई रेजोनेंस एनर्जी। मतलब जो कंपाउंड और आयन है उसमें अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सो उसकी हम रेजोनेंस एनर्जी हाई मानेंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस से रेजोनेंस करेगा और इसमें ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो रेजोनेंस का कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल तरीके से है, मतलब यहाँ पर अगर ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर चला जाए, तो फिर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, मतलब सेम रेजोनेंस। अभी ये भी यहाँ पे ये एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, कन्वर्टेड हो सकते हैं, मतलब ये कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। अभी रेजोनेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है। So, compound or ion having equivalent stable resonating structure have a relatively high resonance energy. अब सेकंड फैक्टर देखेंगे हम। Compounds having extended conjugation have a relatively high resonance energy than compounds having cross conjugation. अभी हम दो कंसेप्ट देखेंगे, एक क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस। यहाँ पे क्या लिखा है क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में कंपाउंड्स हैविंग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हैव ए रिलेटिवली हाई रेजोनेंस एनर्जी दैन कंपाउंड्स हैविंग क्रॉस कॉन्जुगेशन माना जाएगा। और एक्सटेंडेड की क्या लिखी है हमने, एक्सटेंडेड रेजोनेंस मीन्स द टू ग्रुप्स आर इन कॉन्जुगेटेड विथ थर्ड ग्रुप एंड आर ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन then with other such conjugation system is called as what, extended conjugation. अब इसका जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से पता चलेगा। सो जल्दी से हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये है इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन कर सकता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना सकता है, वो यहाँ से भी कॉन्जुगेशन कर सकता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना सकता है। मतलब ये दोनों तरफ से वो जो क्या है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू है वो कंट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, दो चांसेस है, तो ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। और एक्सटेंडेड मतलब क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, वो क्या करना है, कंटिन्यूअसली में अपने टू ग्रुप के साथ कॉन्जुगेटेड विथ थर्ड ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे कॉन्जुगेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और ये जो है ये हमारा दोनों तरफ से कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे कि आप बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे कि ठीक है, अगर जो है ठीक है अगर हमारे मम्मी पापा, हम दो भाई बहन हैं, ओके। सो हम अगर दो भाई बहन हैं तो दोनों लड़ाई करेंगे कि हमें ये अगर एक ही चॉकलेट लाया हो तो वो कहेगा मुझे चाहिए, ये कहेगा मुझे चाहिए, तो दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, तो इसका क्या है थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा। और ये क्या है, ये तो क्या है बाबा, अगर कोई एक ही हो तो अच्छी तरह से आगे चला जाता है, तो इसे हम एक्सटेंडेड कहेंगे। इसलिए सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट से इसकी जो क्या है रेजोनेंस एनर्जी मोर हो जाएगी। समझ में आया ना आपको, कैसा लगा एग्जाम्पल? ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ निगेटिव चार्ज बन सकता है, ये लोन पेयर यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे ये क्या हो गया, फिर हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ ये लोन पेयर है वो यहाँ से यहाँ तक यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया और एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया। तो आपको दो कॉन्सेप्ट पता चल गया आज, कॉन्जुगेशन किसे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन कहेंगे और किसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सो थर्ड हम देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड फैक्ट देखते हैं हम। एरोमेटिक सिस्टम्स हैव अ रिलेटिवली हाई रेजोनेंस एनर्जी। ये भी हमें याद रखना है बाबा। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो अगर उसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप वीडियो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, अच्छी तरह से देखिए। हर एग्ज़ाम में एरोमेटिसिटी से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आती है। आप कौन से भी एग्ज़ाम का किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, एरोमेटिसिटी से MSQ, MCQ, न्यूमेरिकल में। सो एवरी एग्ज़ाम में, जाम एग्ज़ाम हो, IIT जाम एग्ज़ाम हो, IIT JEE हो, दैन नेट का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। हर एग्ज़ाम में आपको एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मैंने पहले भी आपको कहा था, तो आप इसको भी अच्छी तरह से देख लेना, मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगी। अभी हम ये देखते हैं कि एरोमेटिक सिस्टम्स हैव रिलेटिवली हाई रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या है, एरोमेटिक है, तो ये क्या है, अपनी प्लेनरिटी क्या कर सकता है, मतलब ये
प्लेनर है, ओके, लूज़ नहीं कर सकता। और ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होता तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को हम उसकी रेजोनेंस एनर्जी हम हाई मान लेते, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिसिटी का फैक्टर लग रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे, इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये एग्जांपल आप अच्छी ठीक तरह से देखिए। ये जो क्या है यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको एरोमेटिसिटी में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हकेल रूल फॉलो करें, 4n+2 दैन इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दैन 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक। और यहाँ पे sp3 कार्बन आ रहा है तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हम एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आ जाएगा A, इसके बाद आ जाएगा B और इसके बाद आ जाएगा C। समझ में आया आपको? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपने क्या है रेजोनेंस कंप्लीट कर लिया है। हमारा रेजोनेंस कंप्लीट हो गया तो हम उस पर बेस कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेजोनेंस चैप्टर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आप अच्छा पढ़ा रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। दैन मैं बहुत सारे टॉपिक आगे भी लेकर आऊँगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में मेसोमेरिक पढ़ेंगे, ओके। मेसोमेरिक का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेसोमेरिक। अगर यहाँ पे भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही रहता है। अगर कहाँ पे भी रिएक्शन मैकेनिज्म हम देख रहे हो, नेम रिएक्शंस देख रहे हो, तो ये सब जो मेरी GOC है, इसीलिए तो बाबा इसे GOC कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम अब क्वेश्चन देखते हैं, बाकी की बातें तो हम बार बार करते ही रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। आंसर तो हमें अगर कंसेप्ट पता होगी और मेरे बताई हुई कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी तो आप क्वेश्चन यूँ ही कर दोगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। सो देखिए अच्छे से, ये तो कर रहा है बाबा क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ से भी कर रहा है और यहाँ पे भी ऐसा है तो यहाँ से भी कर रहा है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दैन यहाँ पे भी क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है ऐसे, सो ये भी हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे लोन पेयर है ना बाबा, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। सिर्फ फोर्थ है जहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, सो आंसर हमारा डी हो जाएगा। सो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा। आपको समझ में आया, कैसा लगा क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जल्दी से। Among the following which is not represent pair of resonating structure, हमें देखना है कि कौन सी जो पेयर है वो रेजोनेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि किसे हम रेजोनेंस कहेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, ये जो क्या है नेगेटिव चार्ज यहाँ कॉन्जुगेशन करेगा, ये यहाँ जाएगा, दैन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगी ना, तो ये तो हमारा रेजोनेंस है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड में कैसे करेंगे हम, ठीक है, सेकंड में कैसे करेंगे हम, ये जो है लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये चला जाएगा, फिर इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से भी जा सकता है, तो ये भी हम क्या करेंगे, रेजोनेंस का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन थर्ड में देखिए आप, ये जो क्या है, यहाँ का हाइड्रोजन है वो यहाँ ऑक्सीजन के पास चला गया है, यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया है, जिससे हमें यहाँ क्या हुआ है, यहाँ डिसलोकेट हो गया है ना एटम। सो रेजोनेंस में ये अलाउड है क्या, नॉट अलाउड। मैंने कहा था ना आपको कि डिसलोकेट होना एटम का अलाउड नहीं है रेजोनेंस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सी हमारा नहीं रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, दैन ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये भी हमारा रेजोनेंस हो रहा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए ना, ठीक है। एक बार देख लीजिए इन्हें अच्छी तरह से। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।
और हमें बताइए कि हमें कौन से चैप्टर पे लेक्चर्स लेने चाहिए, आपको कौन से चैप्टर सबसे हार्ड जाता है और आपके वीक पॉइंट्स क्या है। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि हाँ ये जो है ये पॉइंट हमारा वीक है, तो उस पर हम अच्छी से अच्छी तरह से आपके लिए लेक्चर्स और वो पॉइंट अच्छी तरह से आपका कवर अप कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है ना? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के लिए क्या है, हमें इसका जो क्या है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है ये बताना है। क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए क्या आपको इसका आंसर निकालना आता है। आपने पिछले लेक्चर अच्छी तरह से देखे होंगे, पॉइंट अच्छी तरह से समझे होंगे, तो 101% आपको इसका आंसर आ जाएगा। मैं लिख के देती हूँ। ओके, इसका जो पहले हमें क्या देखना है कि ठीक है बाबा, मिनिमम चार्ज मोस्ट स्टेबल, दैन हम देखेंगे पाई बॉन्ड कैरेक्टर किस में ज़्यादा है वो, फिर चार्ज लोकेशन, दैन चार्ज सेपरेशन, चार्ज लोकेशन। ये 4 पॉइंट ध्यान में रखें, तो यूँ ही हम इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही कर देंगे। ओके, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देखिए। अभी हमें देखना है मिनिमम चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सब में सेम ही दिख रहा है। सेकेंड फैक्टर हम देखने हैं पाई बॉन्ड। इसमें 1 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड है। तो क्या हम इसको आंसर टिक कर दें? यहाँ पे भी देखो भाई 1 2 3 पाई बॉन्ड है। लेकिन अब हम ध्यान से देखेंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन इज द मस्ट एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, सो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या है लेस स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या हमारा बी क्या हो जाएगा, सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे इस स्ट्रक्चर की। समझ में आ गया ना आपको कैसे हमने चेकआउट किया? अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में ज़रूर जाके एक बार देखिएगा, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूट क्वेश्चन है, क्यूट। ओके, हमारी पूरी केमिस्ट्री और लवली है ना, तो क्यूट तो बनता है ना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द डिलोकलाइजेशन। कौन सा जो नाइट्रोजन है वो हमारा भाई डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि किसे हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे और किसे हम लोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे। प्लीज़ आप ना पिछला लेक्चर देखिए। अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपके पिछले जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आप ना पहले मेरा पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो आप ना पिछला लेक्चर जाके देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ये समझने में। अगर जिन्होंने मेरा अच्छे से लेक्चर देखा है उनको 101% ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे। पहले हम देखेंगे ये लोन पेयर क्या है। ये लोन पेयर हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाता है। तो क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा हमारा। ये क्या रहेगा, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या ये करेगा? ना बाबा ना, ये भी नहीं कर सकता, ये भी हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा। बाद में ये यस, ये कर सकता है, हमारा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो ये डीलोकलाइजेशन कर सकता है। तो Z हमारा क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो चलिए क्या हो गया हमारा, Z तो हो गया। सो क्या हो गया आंसर? नहीं, ये MSQ है, तो हमें और चेक करना। एक हमारा बचा है यस, यहाँ से नहीं कर रहा, यहाँ से नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से तो कर रहा है ना ये लोकलाइजेशन। सो ठीक है, ये भी कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। तो आंसर हमारा Y और Z हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे लगे आपको सारे क्वेश्चन?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये। हालांकि एक क्वेश्चन तो आईआईटी जाम का ही है, इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन आज जो है हमारा क्या हो गया, हमारा रेजोनेंस ख़त्म हो गया। हमने रेजोनेंस में क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस देखे, फिर हमने उसकी स्टेबिलिटी देखी, फिर हमने देखा कि हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेकआउट करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा, फिर उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। आपकी जो रेजोनेंस की जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हमने रेजोनेंस अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेसोमेरिक स्टार्ट करेंगे, प्लस एम इफेक्ट दैन माइनस एम इफेक्ट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीओसी पूरी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि जीओसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है मैं बताऊंगी कि एरोमेटिसिटी है, एसिड बेस है, मेसोमेरिक है, रेजोनेंस है, तो बच क्या जाता है इंडक्टिव छोटा इफेक्ट होने के बाद भी वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जीओसी में। और हमारे अदर चैप्टर्स में केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा चैप्टर है, तो आप इसको प्लीज़ मिस मत कीजिए। अगर आपको लाइक शेयर नहीं करना हो तो भी चलेगा, लेकिन आप अच्छी तरह से आपकी कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए। अगर यहाँ पे आप अपनी कंसेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाए तो क्या पता फिर कभी कर पाएंगे भी या नहीं। ठीक है, आप अच्छी तरह से आपकी कॉन्सेप्ट सारी जो क्या है बिल्डअप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। सो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ और अच्छे से जीओसी पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।